हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है सीडीपी की क्लास स्टार्ट करते हैं सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम हमारा लगा हुआ है, दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म उसके भरे जा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आइए आज का हम पहला जो हमारे PYQ जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चाहे हो गया हमारा जो सीडीपी का हो गया, आज हम सीडीपी देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग मैथ देखेंगे। ठीक, एक मिनट, आज हम लोग क्या देखेंगे? सीडीपी। सीडीपी की क्लास हम लोग देखेंगे, सीडीपी की, सीडीपी की। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ, मैथ कल देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या देखेंगे? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक, फिर हिंदी। ऐसे करके हमारी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, हिंदी की वैसे दो क्लास चली रही है, पेडागोजी की चल नहीं चल रही है, तो उसका जो क्लास चला दी जाएगी, प्रीवियस ईयर में कराते रहेंगे। ठीक है, ये हमारी पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक टॉपिक चलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? मतलब प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे अच्छा महत्वपूर्ण? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्ष, पढ़ाने की उत्सुकता। ये सब चीज़ें तो होती ही हैं कि एक अध्यापक के अंदर गुण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए? उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। एक प्राथमिक स्तर का शिक्षक के अंदर क्या है? धैर्य और दृढ़ता होना अनिवार्य है। ठीक है, जिससे शिक्षक की किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा को सहजता से समस्या का क्या कर सके? समाधान कर सके। ठीक है, जो हमारा सीडीपी है, इसको आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप 30 में से जो है 30 लाने के 100% चांस है। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको तो कराया ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, बताइए, क्या एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है? कुछ शिक्षार्थी क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हुए, सामूहिक पठन करते हुए, कुछ चुपचाप बैठ करके अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति को निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को और विद्यालय अभिभावक और विद्यालय अभिभावक और विद्यालय अभिभावक उस विद्यालय में बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है, निकालने का कोई औचित्य, समस्या का समाधान तो है नहीं। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ये भी कोई नहीं है। ठीक है, तो अभिभावक प्रधानाचार्य से अनुरोध, ये भी नहीं है। तो हमारा अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर, अगर आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम, तो अभिभावक को जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, तभी समस्या क्या दूर हो सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा बहुत रहेगा, आप एक बार पढ़ेंगे और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा का सीटेट 2011 का, अभी 11 का, फिर इसी जैसे जब जब हुआ है सारे हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी घटना है? बताइए वो कौन सी घटना है? इसका आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, बताइए क्या? तो ये हमारी का औपचारिक संज्ञता अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाओं कौन बताया था? जीन पियाजे जी ने। ठीक है, 4 अवस्थाओं। तो ये हमारी जो है बच्चे के अंदर एक तर्क देने की घटना, मतलब चिंतन का प्रारंभ कब होता है? तो ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है? यह घटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है, 7 से 11 वर्ष की। ठीक, याद रहेगा ना, 7 से 11 वर्ष की। इसमें कौन कौन सी, एक हमारा संरक्षण, एक संख्या, इसके अंदर संख्या को बोध करने का ज्ञान, तक क्रम अनुसार क्रम लगाने का, छोटा बड़ा ये वाला, वर्गीकरण, मतलब कैसे किसी का वर्गीकरण करना है, ये भी पारस्परिक संबंध की क्षमता भी उसके अंदर क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। इसके लक्षण है। 5 मनोवैज्ञानिक क्या है? योग्यताएं आ जाती हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 400-500 पेज की पीडीएफ है, लेकिन एक मैं कंप्लीट इसको कराऊंगा, 100% कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन में अगर कोई मानचित्र स्थापित कर रहे हैं तो यह कौन सी क्रिया है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान है। क्या है? मन की क्रियाशीलता पर क्या है? अनुसंधान होता है। ये आप पढ़ सकते हैं नीचे, देखिए मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोध करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो ये हमारी महंगी और चमकदार, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सरल और रोचक पाठ सरल एकदम बना देंगे तब भी दिक्कत है। कहानी कथा पद्धति का प्रयोग करना है, लेकिन सबसे क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का क्या करना, प्रयोग करना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा डी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या डी पार्ट, ये डी पार्ट हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म को क्या कर दीजिए, फिलअप कर दीजिए। ठीक है, सीटेट के लिए। ठीक है, कौन सा निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मक पोषण करता है, बताइए। सृजनात्मक पोषण के लिए कौन अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। क्या प्रत्येक मतलब शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का क्या पोषण कराने का अवसर उपलब्ध कराना, यही हमारा क्या कहता है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक पोषण के लिए क्या है, आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 बताइए। 7 हमारा जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सी अवसर में बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अभी मैंने जो है जो औपचारिक संक्रियात्मक और 12 वर्ष के ऊपर जो होती है उसमें क्या करता है वो ये प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तार्किक चिंतन करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर, इसी को बोलते हैं अमूर्त, क्या बोलते हैं, अमूर्त भी बोलते हैं। अमूर्त संकल्पनात्मक चीज़ क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इन्होंने पहला क्या बताया था, 0 से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 0 जन्म से 2 वर्ष, संवेदी, ये प्रारंभिक, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, और 4th स्टेज इन्होंने बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ से आप वो भी चीज़ें कितनी अवस्थाओं जीन पियाजे ने बताया था, 4 अवस्थाओं को बारे में बताया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए 8। सीखना संबंध हो सकता है, सीखना संबंध हो सकता है किससे, बताइए। सीखना, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, जो वास्तविक दुनिया के किसी उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। जैसे वास्तविक कोई उदाहरण है, जैसे मैं एग्जाम्पल देके किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ तो ये क्या है, एक वास्तविकता को क्या करता है, बताता है। उदाहरण दे के बच्चे को समझाना जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बच्चा सीखता भी बहुत जल्दी है, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, यही हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 बताइए। निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, इसमें नहीं पूछा है। ये देखिए नहीं वाले क्वेश्चन, ये व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल सही है। सीखना क्या है, एक अधिगम करना, एक व्यापक, एक क्या लक्ष्य उन्मुख, बिना लक्ष्य के आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं, लक्ष्य तो होना चाहिए उसमें। जो अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल जो है, और शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत बात है। ये जरूरी नहीं कि हम शैक्षिक संस्थान में ही क्या कर सकते हैं, शिक्षा घर से ही हमारी शिक्षा क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है बचपन से ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अगर कोई विद्यार्थी दृष्टिबाधित है तो बताइए 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित व्यक्ति के माता पिता को मित्र द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मित्र या उसके द्वारा क्या है, उसका थोड़ी उसका सहायता करनी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और श्रव्य सीडी के माध्यम से, मतलब सुनने वाले जो स्रोत जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, बिल्कुल बात ये सही है। ठीक है, बिल्कुल बात ये कि हमारी सही। चारों ऑप्शन पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसके बाद जो है आप लोग आंसर बताया करिए। ठीक है, चलिए अगर जो लोग नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए चैनल। अब आप लोगों को 12 बजे पर डे जो आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी इसकी। ठीक है, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो ये हमारा कौन सा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, एक क्या हमारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित। अगर शरीर से कोई पदार्थ निकल आते हमारा क्या है, कोई हमारी जो मनोवैज्ञानिक से तो रिलेटेड है नहीं। जो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल है, संगीत की आवश्यकता बिल्कुल है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता बिल्कुल है। ठीक है, तो चलिए बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलते हैं।
12 बताइए, वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे को संज्ञानात्मक विकास विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यहीं पे उसकी जो है संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जाता है। घर पे तो नहीं किया जा सकता, ना ही सभागार में, ना ही खेल के मैदान में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 बताइए, को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, मतलब प्रेरणा के लिए या मोटिवेशन के लिए कौन सा? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना ही सबसे क्या अभिप्रेरणात्मक शिक्षण का क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है, अभिप्रेरणात्मक शिक्षण का संकेत क्या होता है? विद्यार्थी किसी प्रश्न को पूछ रहा है तो यह क्या अभिप्रेरित शिक्षण का एक सबसे बड़ा क्या संकेतक होता है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे आप लोग क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर किया करिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चे का क्या है, लक्षण नहीं है। ठीक है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता हो, ये भी नहीं है उसका। ठीक है, और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता हो, ये भी नहीं है। ठीक है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं, ये हमारा एक इंटेलिजेंट बच्चा क्या रटने में क्या रटने वाली प्रक्रिया नहीं करता, किसी भी रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, मतलब बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पाउलाओ को, कोहलबर्ग को, स्किनर को या पियाजे को? तो पियाजे जो एक सृजनात्मक का क्या दिया जाता है, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो सृजनात्मक का अध्ययन जो है पियाजे के द्वारा ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए यहीं पे। कृतिक अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, ये कृतिक नहीं, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग हो, ये पार्ट क्या कर रहा है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, बिल्कुल गलत है। ये कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, कृतिक को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी कोई वो नहीं है। ठीक है, उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, अगर वो कोई विचार अपना रख रही है विद्यालय में तो उसको क्या मान्यता मिलती है, इसलिए वो काफ़ी बातें करती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, क्या कर रहा है एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है, बताइए। एक मतलब शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इससे क्या है संबंध, और इसका क्या है उद्देश्य सीखने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण, बताइए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण के बारे में बताइए, क्या कह रहा है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण पिछले सीखे को नए अधिगम्य से अलग करती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ठीक है, तो क्या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचना योग्य बनाती? बिल्कुल नहीं, एक दिशा में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का क्या करता है, विकास करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा क्या करती है, अगर हम किसी चीज़ से अभिप्रेरणा लेते हैं, अगर कोई कुछ कर रहा, अगर हम उसे मोटिवेट हो रहे हैं तो हमें क्या क्या सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है, विकास करती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, बताइए। विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, ये हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होगा, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री नहीं होगा, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई की जाने वाली वस्तु भी नहीं होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराया जाएगा, इसके बाद जो है अच्छे से जो प्रैक्टिस सेट, इसी का फिर मैं दोबारा भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे नीचे दिया है आंसर ए ओ, तो आप उस पर मत फोकस करिए, आप जो ऑप्शन दिए उस पर फोकस करिए, क्वेश्चन पढ़िए करिए। ठीक है, क्या जरूरी है आप आंसर देखने की, ठीक है, मत देखिए जो है, ठीक, मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, मतलब जो निचली कक्षाएं होती हैं उसमें जो शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित है, बताइए। विकास एवं वृद्धि किस पे है, विकास एवं वृद्धि किस पे, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर हमारी क्या खेल पद्धति आधारित है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, एक बच्चा अतीत की समान, आप लोग सीडीपी पढ़े होंगे। ठीक है, जो लोग बीएड किए होंगे वो लोग अच्छे से पढ़े होंगे, जो बीएड या
क्या बोल डीएलएड जितने लोग भी किए सभी लोग पढ़े हैं सीडीपी, ठीक है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है बताइए। सीखने का प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया या अभिवृत्ति नियम से, सीखने की तत्परता या सादृश्यता। तो ये सीखने की सादृश्यता नियम से क्या है संबंधित है, ठीक है, याद रहेगा ना। एक बच्चा अतीत, अतीत में सादृश्यता, ठीक है, याद रखना चाहिए, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली जो प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं होने का संकेत नहीं है दूसरे के साथ झगड़ना, यही तो एकदम नहीं। अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो किसी के साथ झगड़ेंगे नहीं। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, ये सब क्या है एक प्रतिभाशाली बालक के क्या है संकेत है। नेक्स्ट चलिए, ये आसान है, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, विशेष विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब विशेष, जिनको विशेष रूप से आवश्यकता उनको क्या एनसीईआरटी 2005 वाले में क्या दिया हुआ है, ठीक है। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ठीक है, या विशेष विद्यालय में या अन्य जो अन्य समान बच्चों के साथ, तो अन्य समान सबको क्या समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, एक साथ सबको क्या शिक्षा देनी चाहिए। देखिए क्या है समावेशी शिक्षा की संतुष्टि की गई है एनसीएफ 2005 वाले में, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को समान एवं विशेष को एक ही स्थान पर क्या शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, जो आकलन है उसको, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए, तो शैक्षिक और सहशैक्षिक, मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का क्या करना चाहिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 25। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये हमारे क्या है पठन विकार होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार का क्या होता है पठन विकार होता है, ठीक। क्या होता है पठन विकार, इस चीज़ को आप लोग याद रखा करिए। क्या है ये हमारे पठन विकार हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया का संबंध एक पठन विकार से है जिसमें बच्चा अक्षरों को, इसमें क्या करता है बच्चा अक्षर अक्षर को पहचान नहीं पाता है, ठीक है, पहचान नहीं पाता है, ठीक है, जिसे हम पाठ्य पुस्तक पढ़ने में क्या ऐसे समस्या क्या होती है दिक्कत होती है, या क्या एक पठन विकार होता है। क्या होता है एक पठन विकार होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। क्या अग्रणों अग्रणों उन्मुखी होकर के क्या है माता पिता को आगे आकर के जो अपने बच्चे को सीखने के लिए क्या करना चाहिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। आज हम लोग 30 क्वेश्चन, 30 में से 30 हम लोग का टारगेट है और इसको कंप्लीट हम लोग कब तक कर लेंगे 15 नवंबर तक इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करने का टारगेट मैं बनाया हूँ। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, फिर 1 दिसंबर से पुनः इसी चीज़ का रिवीजन कर लिया जाएगा, ठीक है। और आगे जो है जो जैसे हमारा एनसीएफ हो गया, एनसीएफ के बारे में मैं थियरी लेकर आऊँगा। जो हमारे मेन टॉपिक हैं कोहलबर हो गया, जिन पियाजे हो गए, सबको थियरी भी बीच बीच में कराता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना सोचिएगा थियरी क्लास नहीं चलेगी, लेकिन समय नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है, निरंतरता से, एकीकरण से। तो क्या निरंतरता, कोई चीज़ अगर समाप्त नहीं हो रही तो क्या कंटिन्यूस है, आसान है। चलिए 28 बताइए। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है बताइए। सीखने वाली चीज़ को किसने बढ़ावा दिया, तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ठीक है। ये हमारा डी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 29 और 30 बता दीजिए आज के लास्ट क्वेश्चन हमारे हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं बताइए। प्रौढ़ अवस्था में, बाल्य अवस्था में, पूर्व अवस्था में या किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में क्या हो जाते हैं सक्रिय अवस्था में हो जाते हैं। बच्चों को बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है एरिक्सन द्वारा, बच्चों के बौद्धिक विकास स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, तो जिन पियाजे जी द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, जिन पियाजे जी द्वारा। देखिए चारों अवस्थाएं देख लीजिए। पहला कौन सा है, पहला देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला कौन सा है संवेदी गामक काल, 0 से कितना है 2 वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद कितना पूर्व संक्रिया काल अवस्था, मूर्त अमूर्त भी इसको बोलते हैं, ठीक है। 12 से 18 वर्ष को अमूर्त बोला जाता है, ठीक है। क्या एक सीखने वाली बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान को बताया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का मैथ, कल हम लोगों की मैथ चलेगी, ठीक है। इसी टाइम पे सीडीपी की जगह पे मैथ कल चलेगी, ठीक है। मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं 30 वो आए हुए हैं सब कराए जाएंगे, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर इसके बाद जो भी रहेगा इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए। अभी हमारी सुबह हिंदी की क्लास हुई है जो सीटेट अदर एग्जाम्स के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शाम को जो है 7 बजे अब हम लोगों की क्या चलेगी जीके
प्लस जीएस की क्लास चलेगी जो सभी के लिए है, एसएससी जीडी हो गया, अदर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।